नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन अहिरवार। आज हम बात करने वाले हैं श्रीनिवास आर कंडुला की बुक असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। दोस्तों, सुखी होने की योग्यता, ये बात हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुखी होने की योग्यता क्या है। दोस्तों, जो लोग किसी भी कीमत पर असफलता से बचने की कोशिश करते हैं वे अंततः दुखी होते हैं। जो लोग किसी भी कीमत पर असफलता से बचने की कोशिश करते हैं वे अंततः दुखी होते हैं, क्योंकि सफल होने के लिए आपको असफल तो होना ही पड़ेगा। उनमें दूसरों की पसंद के काम करने की प्रवृत्ति होती है। उनको खुद को ये नहीं मालूम होता है कि मेरी पसंद क्या है। वो जीवन भर दूसरों की पसंद के काम करते रहते हैं, बजाय इसके कि वे ऐसे काम करें जिन्हें उनका विवेक सही मानता हो। परिणाम स्वरूप वे ऐसे काम करते हैं जिनसे उन्हें सफलता मिलने की उम्मीद होती है। दोस्तों, बजाय ऐसे काम करने के जिन्हें किया जाना चाहिए, उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि यही काम करना चाहिए जिसमें मैं सफल हो सकता हूँ। ये काम करूँगा तो असफल हो जाऊँगा, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मुझे अनसक्सेस ना मिल जाए। दोस्तों, जिन्होंने अमीर, मशहूर और सुंदर लोगों से विवाह किया है, इसलिए नहीं किया क्योंकि वे उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि दूसरे उनकी प्रशंसा करते हैं। इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गरीब, गुमनाम, साधारण रूप रंग वाले लोगों से विवाह किया है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें अपने निर्णय पर विश्वास है, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि वे दुनिया की निगाहों में सिद्धांतवादी नजर आना चाहते हैं। वे सब दुख भरा जीवन बिता रहे हैं। ये सच है दोस्तों, क्योंकि हर कोई नाम कमाना चाहता है। किसी सुंदर लड़की से विवाह कर लिया, किसी बिजनेसमैन अच्छे आदमी से दोस्ती कर ली। हर किसी को अच्छा बनना पसंद है, लेकिन अगर जैसा इन्होंने कहा है कि जिन्होंने गरीब, गुमनाम और साधारण रूप रंग वाले लोगों से विवाह किया है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें अपने निर्णय पर विश्वास है, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि वे दुनिया की निगाहों में सिद्धांतवादी नजर आना चाहते थे। वे सब दुख भरा जीवन बिता रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी कारें खरीदते हैं, फरारी, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जैगवार जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वे उन्हें पसंद करते हैं या उन्हें उनकी ज़रूरत है। दरअसल उनमें से कुछ को तो इनका रखरखाव रखना तकलीफदेह और कष्टकारी लगता है। बहरहाल इसके बावजूद उनके पास ये चीज़ें होती है दोस्तों, क्योंकि इससे उन्हें सफल दिखने में मदद मिलती है। लोग ऐसे करियर की तलाश नहीं करते हैं जो उनके व्यक्तित्व के सामंजस्य में हो। इसके बजाय वे ऐसे करियर की तलाश करते हैं जहां वे आसानी से सफल हो सकें। इसका परिणाम यह होता है कि सफल होने के बावजूद वे दुखी होते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप के केंद्र से बहुत दूर हट जाते हैं। क्योंकि सफल होने के बावजूद वे दुखी होते हैं, उनको वो चाहते ही नहीं है कि उन्होंने असफलता देखी नहीं है। दोस्तों, जब बारिश होती है और बारिश से पहले तूफान आता है, मैं आपको इसी वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि बारिश से पहले तूफान आता है, और तूफान आता है तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उस तूफान का असर सभी के ऊपर होता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, और उनका जो तूफान जो आता है और वो जो हवा चलती है, कितनी ही तेज़ हवा चले दोस्तों, उन पेड़ों के ऊपर कोई असर उस तूफान का नहीं होता है, क्योंकि उस पेड़ ने ऐसे कई तूफान देखे होते हैं। यानी कि वो ऐसे असफलता ये बोल सकते हैं कि वो बहुत सारा तूफ़ान वो देखे होते हैं। लेकिन
बजाय ऐसे भी पेड़ होते हैं जो उस तूफान में उड़ जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं। यही श्रीनिवास और कंडुला इस बुक में कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप के केंद्र से बहुत दूर हट जाते हैं। यथार्थवादी बनने की योग्यता। सफलता संयोग से मिल सकती है, परंतु असफलता तर्कपूर्ण, सुविचारित और किसी सचेतन कार्य का परिणाम होती है। हर असफलता किसी निश्चित कारण से मिलती है, जबकि कई बार सफलता अकारण भी मिल सकती है। इसी वजह से इतने सारे सफल लोग अंधविश्वासी होते हैं, क्योंकि उनको सफलता अकारण भी मिल जाती है। बहुत सारे लोगों को अकारण सफलता मिल जाती है, लेकिन उस सफलता को उस जगह पर रख नहीं पाते हैं। सफल होने के बाद भी वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो असफलता उन्होंने देखी नहीं होती है। दोस्तों, हर असफलता बहुत सा ज्ञान तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और व्यक्ति को अधिक यथार्थवादी बनाती है। यही बात सफलता के बारे में नहीं कही जा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि सफलता के चारों तरफ यथार्थ नहीं बल्कि एक आभामंडल होता है। सफलता के चारों तरफ यथार्थ नहीं बल्कि एक आभामंडल होता है। हो सकता है कि सफल व्यक्ति सत्य बताने में हिचके। ये बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि असफल व्यक्ति को सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। वो अगर ज़्यादा उसने असफलता देखी है तो वो बहुत सारी चीज़ें सत्य के बारे में जान लेता है, क्योंकि सत्य तो ऐसा है जिसको जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति मेहनत करता है, चलने की कोशिश करता है और सफल होने की कोशिश करता है, जब वो असफल होता है तो बहुत सारा सत्य वो जान लेता है। और सफल व्यक्ति सत्य वचन कहने से भी डरता है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि दरअसल हमें ऐसे बहुत कम सफल लोग मिलते हैं जो यह कहे कि वे दरअसल सफलता पाने के हकदार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। मेरे एक कजिन ने अपने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा की। हालांकि यह रिपोर्ट अधूरी थी, परंतु अंततः उसे ही सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट घोषित किया गया। वह लोगों को यह बताने में हिचक रहा था कि रिपोर्ट अधूरी है, क्योंकि वो अधूरी थी। लेकिन किस्मत से, यहाँ आप जिसने भी किस्मत का नाम दिया हो, लेकिन आप बोल सकते हैं कि तकदीर से वो सर्वश्रेष्ठ हो गई। जब उससे पूछा गया कि क्या आपने, हालांकि यह रिपोर्ट अधूरी थी परंतु अंततः उसे ही सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट घोषित किया गया, वह लोगों को यह बताने में हिचक रहा था कि ये रिपोर्ट अधूरी है, क्योंकि अगर वो बता देगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे लोग शर्म से देखेंगे, मेरी इज्जत खराब होगी, क्योंकि इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया था। वह दुविधा में भी था कि आखिर यह कैसे हो गया। अंततः उसने यह सोच लिया कि यह सफलता उसे सिर्फ अच्छी किस्मत की बदौलत ही मिली थी। दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति सफल होने के बाद अपना सच नहीं बताना चाहता। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो सफल होने के बाद में सच बात कहें कि हाँ, मुझे इस वजह से ये सफलता मिली है। क्योंकि अगर उसने असफलता देखी हुई है तो वो 100%, 100% वो सफलता का सही से व्याख्यान करेगा और सत्य बात ही करेगा। प्रतिभा को पहचानने की योग्यता। दोस्तों, असफलता को समझने के बाद आप में प्रतिभा को पहचानने की योग्यता आती है। अगर आपने असफलता को समझ लिया तो आप प्रतिभा को पहचानने की योग्यता आपके अंदर आएगी, जबकि सफलता इस योग्यता को कम करती है। जिन लोगों में सफलता की पारंपरिक धारणाएं होती है, उनमें अपने आसपास मौजूद प्रतिभा की दौलत को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति होती है। वे एक व्यक्ति या कुछ लोगों को बहुत सफल मानते हैं और उनके प्रयास की बेहिसाब प्रशंसा करते जाते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों महिलाएं ऐश्वर्या राय जितनी सुंदर और प्रतिभाशाली होंगी। ये सत्य है। हजारों नहीं दोस्तों, करोड़ों में ऐश्वर्या राय से सुंदर
स्त्रियां हैं, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेंगी, लेकिन हम उनकी प्रशंसा नहीं करते। इसका कारण यह है कि वे ऐश्वर्या जितनी सफल नहीं है। सत्य है ये। इसी तरह हॉकी, राइफल शूटिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों के बहुत से खिलाड़ी हमारे क्रिकेटरों जितने ही योग्य हैं, परंतु उनकी प्रतिभा की बहुत कम प्रशंसा होती है। ये सत्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्रतिभा को नहीं, सफलता को महत्व देते हैं। दोस्तों, ये सत्य है क्योंकि हमारे देश में इतने प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, इतने प्रतिभावान स्टार हैं, जो उनकी प्रतिभा का लोहा हर कोई मानता है, लेकिन वो उतने सफल नहीं है तो लोग उनको उतना महत्व नहीं देते हैं। चाहे आप हॉकी, वॉलीबॉल या कबड्डी, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, लेकिन क्रिकेटरों जितना पैसा नहीं है उनके पास, उतना एड उनको नहीं मिलता है, एडवर्टाइज उनका उतना नहीं होता है और उतने सफल वो नहीं हो पाते हैं, तो लोग उनको नहीं जानते। क्योंकि विराट कोहली को आज हर कोई जानता है, क्योंकि वो क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है और वो उतना सफल है। दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि वो सफल है। इसका सीधी बात यही है कि वो सफल है। बाकी जो खिलाड़ी है, हॉकी, वॉलीबॉल जितने भी खिलाड़ी हैं, वो उतने सफल नहीं हैं, उतना पैसा उनके पास नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्रतिभा को नहीं, सफलता को महत्व देते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में यही स्थिति है। परिणाम स्वरूप सफलता के जाल में फंसे लोग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पहचानने में असफल हो जाते हैं। इस वजह से वे अपनी समझ, अपने संबंधों और अंततः समाज का बहुत नुकसान करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ा पुरस्कार पा लेते हैं तो उसके बाद आपको कई पुरस्कार अपने आप मिल सकते हैं। ये सत्य है। दोस्तों, अगर आपने इसको मैं दूसरी तरह से आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपने एक गलती कर दी और इससे पहले आपकी कई अच्छा काम भी अगर आपने किया है और एक गलत काम अगर आपने कर दिया, तो उस एक गलत काम के पीछे आपको, दोस्तों, उस एक गलत काम के कारण आपके सारे अच्छे काम धूल में मिल जाते हैं। क्योंकि अगर आपने एक गलत काम कर दिया तो पुराने जितने भी आपके अच्छे काम थे उनकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। वो सिर्फ उस एक गलती को देखना चाहता है और ये दुनिया सिर्फ आपकी एक गलती को पकड़ना चाहेगी। और उसके बाद में आपके जितने भी अच्छे काम है, चाहे आप कितने भी अच्छे आदमी हैं, दोस्तों, आपकी तारीफ नहीं होगी। क्योंकि आप उस असफलता, आपकी जो वो गलती है, उसको लोग देखेंगे और आपके जितने भी अच्छे काम हैं वो धूल में मिल जाएंगे। क्योंकि मैं एक बार एक जूरी में था जिसे पुरस्कार देने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक प्रबंधन वाले संगठन को चुनना था। जूरी के अधिकांश सदस्य एक मत से यह पुरस्कार एक विशेष संगठन को देने के लिए सहमत हो गए। मैंने उनसे पूछा कि वे इस निर्णय पर कैसे पहुँचे। उन्होंने कहा कि इस विशेष संगठन को पहले ही एक पुरस्कार मिल चुका है जो वर्तमान पुरस्कार के समतुल्य है, इसलिए इस संगठन को पुरस्कार देकर वे यह विश्लेषण करने से बच गए कि कौन सा संगठन इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है या योग्य है। यह संभव है कि ऐसा करते समय हमने अन्य संगठनों के प्रति अन्याय कर दिया हो जो इस पुरस्कार के ज़्यादा हकदार हो। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उसको पुरस्कार दे रही थी जूरी, क्योंकि उसको एक पुरस्कार पहले मिल चुका था। दोस्तों, ये आम बात है
क्योंकि अगर आप कहीं भी जाइए, अगर पहले कोई व्यक्ति स्टेज पर बोला हुआ है, यूँ मान लीजिए, तो चाहे कितने भी स्टेज परफॉर्मर इससे पहले वहाँ गए हो, लेकिन वहाँ अगर उसने स्टेज परफॉर्म नहीं किया है तो पहले उसी को लोग बुलाएंगे। ये सत्य है। क्योंकि इसलिए सफलता कभी प्रतिभा को पहचानने का आधार नहीं हो सकती। सफल होने की इच्छा के वशीभूत होकर ही बहुत सी कंपनियां उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा अतीत की सफलताओं के आधार पर उम्मीदवारों को नौकरी देती है। यह भी एक तथ्य है कि उनमें से कई कंपनियां आगे चलकर ऐसे निर्णयों पर पछताती हैं। यह भी एक तथ्य है कि उनमें से कई कंपनियां आगे चलकर उनके फैसलों पर खुद ही पछताती हैं। संक्षेप में आप समझ लीजिए कि प्रतिभा के बजाय सफलता की प्रशंसा करना मूलतः सामंतवाद का परिणाम है। प्रतिभा के बजाय सफलता की प्रशंसा करना मूलतः सामंतवाद का परिणाम है, जो हमारे समाज में आज भी सिंहासन पर आसीन है। दोस्तों, प्रतिभा की कीमत पर सफलता की प्रशंसा करने को मैं सामंतवादी गुण इसलिए कहता हूँ क्योंकि सामंतवादी समाज में हम शिखर पर बैठे व्यक्ति की पूजा करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राइटर श्रीनिवास आर कंडुला का कहना है कि सफलता की प्रशंसा करने को वो सामंतवादी गुण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सामंतवादी समाज में हम शिखर पर बैठे व्यक्ति की पूजा करते हैं और बिना कोई सवाल किए उसके सामने समर्पण कर देते हैं। ये सत्य है दोस्तों। उनका जो अनुभव है वो बिल्कुल सही अनुभव है और वही इस बुक में उन्होंने बताया है। क्योंकि हम आम बात, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, लेकिन अगर जो व्यक्ति, दोस्तों, मानवीय बनने की योग्यता, मानवीय कैसे बना जाएगा, ये श्रीनिवास आर कंडुला का कहना है कि मानवीय बनने की योग्यता, असफलता में मानवीय बनाने की योग्यता होती है, असफलता में मानवीय बनाने की योग्यता होती है। जिन्हें असफलता का अनुभव हो जाता है वे यह मानते हैं कि हर इंसान में समान क्षमता होती है। वे दूसरों में आत्मविश्वास रखते हैं। मैं एक कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जो अपने करियर में सफल है। वे हर व्यक्ति से आदर और विनम्रता से पेश आते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि वे अपने पद और सफलता को दरकिनार करके हर एक से कैसे जुड़ जाते हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि वे अपने पद और सफलता को दरकिनार करके हर एक से कैसे जुड़ जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ज़िंदगी में सफलताएं कम और असफलताएं ज़्यादा मिली। दोस्तों, जो ज़्यादा असफलता देख लेता है उसको हर एक व्यक्ति से बात करने का जो सेंस है, जो स्किल है, वो पता चल जाती है। क्योंकि वो गलती कर कर के इतना सीख लेता है कि अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, क्योंकि उससे लोग जुड़ते ही जाते हैं और वो व्यक्ति शिखर पर पहुँचता जाता है। और वो चाहे नीचे रहे या शिखर पर रहे, उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद होता है और खुद बना होता है। यही नहीं, उनकी सफलता को असफलता से अलग करने वाला अंतर बहुत कम था और वे किसी भी दिन असफल हो सकते थे। असफलता किसी के भी व्यवहार को इतना मानवीय बना सकती है जो लोग अपनी क्षमता को अधिकतम करने के बजाय सफलता का पीछा करते हैं। वे छलपूर्ण, आडंबरपूर्ण और अविश्वासपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। इसके अलावा वे दूसरों की सीमाओं और कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। परंतु जब हम सफलता और असफलता को एक ही सिक्के के दो पहलू मान लेते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनुचित काम नहीं करते।
जब हम सफलता और असफलता को एक ही सिक्के के पहलू मान लेते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अनुचित काम नहीं करते हैं जो हमें करने चाहिए। दोस्तों, लोगों से जुड़ने की योग्यता ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में मुझे भी, आपको भी, सबको जानना चाहिए कि लोगों से कैसे जुड़ा जाए। कई लीडरशिप प्रभावकारिता सर्वेक्षणों में मैंने पाया है कि लोग जोशीले लीडर्स से जुड़ते हैं, परंतु लोग शिखर पर रहने वाले लीडर्स से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं। मैंने ऐसे तरीकों को खोजने की कोशिश की है जिनसे लोग लीडर्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी परिकल्पना यह है कि असफलता के स्तर पर ही लोग किसी लीडर से जुड़ते हैं। अब ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जोशीले लीडर्स से जुड़ते हैं, लेकिन लोग शिखर पर रहने वाले लीडर्स से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं। जोशीले लीडर्स से जुड़ना उनका एक टारगेट होता है कि हम इस आदमी से हमें इस आदमी से जुड़ना है, लेकिन जो व्यक्ति शिखर पर होता है उससे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं। दूसरे शब्दों में, लोग उस लीडर से बहुत अच्छी तरह जुड़ते हैं जिसके बारे में उन्हें यह महसूस होता है कि उसे भी उन्हीं की तरह अवसर या तो कम मिल रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। वे ऐसे लीडर्स से नहीं जुड़ पाते जिनके जीवन में उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियां या असफलताएं नज़र नहीं आती। उदाहरण के लिए, संबंध खराब होने के बावजूद हम संकट में फंसे किसी पड़ोसी, सहयोगी या सहपाठी की मदद करते हैं। दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थितियां या असफलताएं नज़र नहीं आती। उदाहरण के लिए, संबंध खराब होने के बावजूद हम संकट में फंसे किसी पड़ोसी, सहयोगी या सहपाठी की मदद करते हैं। संबंध खराब होने के बावजूद भी हम किसी पड़ोसी या रिश्तेदार की मदद करते हैं। इसके विपरीत हम उन लोगों से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं जो हर तरह से बहुत सफल और आदर्श नजर आते हैं। दोस्तों, क्या हर व्यक्ति असफल होता है? ये बात भी आपको भी, सभी को ये जानना चाहिए कि क्या हर व्यक्ति असफल होता है? हाँ, हम में से हर व्यक्ति असफल होता है। इसीलिए इस पुस्तक का शीर्षक रखा गया है, असफलता सफलता की सीढ़ी है। हम सब असफलता से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम यह जानते हैं कि यह एक आम अनुभव है जिससे बचा नहीं जा सकता। आगामी अध्यायों में 66 ऐसे कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से लोग असफल होते हैं। कुछ लोग असफलताओं का सामना रचनात्मक तरीके से करते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें विनाशकारी बनने की अनुमति देते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो असफलता का सामना रचनात्मक रूप से करते हैं, लेकिन कुछ लोग असफलता को विनाशकारी बनने की अनुमति दे देते हैं। और जो व्यक्ति असफलता को विनाशकारी बनने की अनुमति दे देता है, वो जीवन में फिर संभल ही नहीं पाता है। वो समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि एक चीज़ को संभालता है तो दूसरी अपने हाथ से अपने आप चली जाती है, क्योंकि वो असफलता विनाशकारी यानी तूफान का रूप ले लेती है उसके जीवन में। इन 66 कारणों के वर्णन के साथ दी गई केस स्टडीज विनाशकारी असफलताओं से संबंधित है, क्योंकि यह अधिकांश लोगों का प्रमुख अनुभव है। जो लोग असफलताओं को रचनात्मक रूप से स्वीकार करते हैं, उन्हें सफल माना जाता है। हालांकि इस पुस्तक में वर्णित 66 असफलताओं में से सिर्फ एक विनाशकारी असफलता ही किसी भी व्यक्ति को आजीवन असफल करवाने के लिए पर्याप्त है। परंतु अगर ये 66 कारण एक साथ भी मौजूद हो, तब भी ये व्यक्ति की प्रगति को नहीं रोक सकते। अगर ये 66 कारण एक साथ भी अगर मौजूद है,
तब भी ये व्यक्ति की प्रगति को रोक नहीं सकते, बशर्ते उन्हें रचनात्मक असफलताओं में बदल लिया जाए। क्या सभी असफलताएं समान होती हैं? नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सभी असफलताएं समान होती है? नहीं होती है। कुछ असफलताएं रचनात्मक होती है और बहुत महत्वपूर्ण भी, बशर्ते आप जीवन में प्रगति करना चाहते हो। ये असफलताएं आपको अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ संबंधों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की शक्ति देती है। दूसरी ओर विनाशकारी असफलताएं उन्हें सच्चे रूप में समझने और स्वीकार करने तथा उन्हें पार करने की अयोग्यता के कारण उत्पन्न होती है। आप यह कैसे जानेंगे कि कोई असफलता रचनात्मक है या विनाशकारी? ये डिफरेंस हम कैसे जानेंगे कि कोई असफलता रचनात्मक है या विनाशकारी है? दोस्तों, आप यह कैसे जानेंगे कि कोई असफलता रचनात्मक है या विनाशकारी है? यह पहचानना बहुत आसान है। असफलता रचनात्मक है अगर यह आपको शुरुआती झटके के बाद जुटे रहने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे तो ये रचनात्मक है। असफलता विनाशकारी है अगर आप असफलता के अनुभव के सामने समर्पण कर दें। विनाशकारी असफलता कब हो जाती है? अगर असफलता के अनुभव के सामने आपने समर्पण कर दिया तो ये मान के चलिए कि इसे स्थायी मान ले कि रचनात्मक असफलताएं अस्थायी झटके हैं, जबकि विनाशकारी असफलता का मतलब जीवन भर की पराजय है। जैसा मैंने कहा कि अगर विनाशकारी असफलता को आपने अनुमति दे दी तो जीवन भर के लिए आपको दुख ही उठाना पड़ेगा और आप कभी सफल भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप जीतने के लिए काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो असफलता आपको जीतने नहीं देगी। असफलता को रचनात्मक या विनाशकारी बनाने की योग्यता आपके ही हाथ में है, हमारे ही हाथ में है। अगर असफलता विनाशकारी है या रचनात्मक है, दोनों ही काम हमारे ही हाथ में है। विनाशकारी असफलताएं ज़्यादा प्रबल क्यों होती हैं? उसका एक कारण है, जैसा कि पहले बताया गया है कि असफलता का अनुभव शुरुआती झटका है। असफलता को न समझने और इसके प्रति गलत व्यवहार करने के कारण कमज़ोर लोगों में इसे बढ़ा चढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति होती है। बहुत छोटा सा काम होता है लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, बल्कि होता कुछ भी नहीं। वे अपना आत्मसम्मान कम करते हैं, आत्मविश्वास गंवा देते हैं और ऊर्जा खो देते हैं और उस असफलता का दोष दुर्भाग्य से दूसरों के ऊपर सौंप देते हैं। उसको दूसरों के ऊपर देते हैं कि इसके कारण से ये हुआ है, बल्कि सच ये नहीं होता है। वे तनावग्रस्त और कुंठित हो जाते हैं तथा कोई सार्थक काम नहीं कर पाते हैं। वे एक सामान्य सी असफलता को विनाशकारी असफलता में बदल लेते हैं और इसके सामने समर्पण कर देते हैं, हार मान लेते हैं कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। बहरहाल सशक्त लोग असफलता के शुरुआती झटके से उबर जाते हैं और इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करके तथा इससे सीखकर इसे सफलता में बदल लेते हैं। दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चूंकि लोग गलती से असफलता को स्थायी मान लेते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वे जीवन में हार गए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चूंकि लोग गलती से असफलता को स्थायी मान लेते हैं और यही गलती करते हैं। अगर आपने असफलता को स्थायी मान लिया है तो वो असफलता विनाशकारी रूप ले लेगी, कभी रचनात्मक रूप नहीं लेगी और आप जीवन में हार जाएंगे, आपको पराजय ही मिलेगी। विनाशकारी असफलता के परिणाम
जानेंगे कि विनाशकारी असफलता के परिणाम क्या है। जो अयथार्थवादी व्यक्ति असफलता से डरता है, उसे जीवन में विनाशकारी असफलता मिलने की अधिक संभावना होती है। आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो असफलता के बारे में बातें करने से कतराते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना नकारात्मक नज़रिए का सूचक है। ज़रूर मैं भी मिला हूँ, आप भी मिले होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम असफलता के बारे में बात करेंगे तो लोग नकारात्मक नज़रिए से देखेंगे। जैसा लोग अंधविश्वासी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इधर से नहीं जाना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा मैं कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। वो पहले ही परिणाम बता देते हैं। जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, जो शक करने वाले लोग होते हैं, जिनको शक होता है कि ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बल्कि करते भी नहीं और करने भी नहीं देते हैं। ऐसे लोग असफलता के प्रति संकोची दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं और विनाशकारी असफलताओं को आमंत्रित करते हैं। जो चीज़ हुई ही नहीं है उसके नकारात्मक परिणामों को भी वे बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और बता देते हैं। वे सफलता के परिणामों के बजाय सफलता के बारे में चिंता करते रहते हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार काम करने के बजाय वे सफलता और शोहरत के सपने देखने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। वे असफलता के नकारात्मक परिणामों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। ऐसे लोग कभी इतने समर्थ नहीं बन पाएंगे कि असफलता को रचनात्मक रूप से वे स्वीकार करें, इसका विश्लेषण करें या इससे सबक सीखें और ऐसा करके अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। विनाशकारी असफलताओं के विध्वंसक परिणाम इस तरह हैं। दोस्तों, विनाशकारी जो असफलता है उसका जो विध्वंसक परिणाम है वो इस तरह है। आत्मविश्वास में कमी। दोस्तों, विनाशकारी असफलताएं आत्मविश्वास कम करती है और अंततः मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक रूप से जड़ बना देती है। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर आप किसी इंटरव्यू की असफलता को विनाशकारी बना लेते हैं तो भविष्य में इंटरव्यू बोर्ड का सामना करने की आपकी योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पहले ही इंटरव्यू में असफलता को विनाशकारी बना लिया तो भविष्य में इंटरव्यू बोर्ड का सामना करने की आपकी योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि बोर्ड की परीक्षाओं में हजारों बच्चों को क्षमता से कम परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो अतीत में असफल हो जाने की वजह से परीक्षाओं में नहीं बैठते या चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं पिछली बार बैठा था, मैं फेल हो गया था, मुझे फेलियर मिला, तो अब क्या करूँगा मैं बैठ के, क्योंकि वो चुनौतियों का सामना ही नहीं कर पाते हैं और वो डरते हैं। तो फिर सफलता कैसे मिलेगी उनको? जो लोग चुनौती का सामना नहीं करेंगे, कि मान के चलिए कि उनको सफलता नहीं मिल पाएगी। उन्होंने अपनी शुरुआती असफलताओं को विनाशकारी असफलताओं में बदल लिया है, जिसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो चुका है। जब उन्हें किसी परीक्षा या चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वे बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक तनाव उत्पन्न कर लेते हैं। दोस्तों, अगर असफलता के कारण ही, चुनौती के कारण ही व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तनाव उत्पन्न कर लेगा तो वो सफल कैसे होगा? बताइए, सफल कैसे होगा? जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है वो सफल नहीं हो पाएगा, उसको बीमारियां लग जाएगी। सच्चाई यही है। वो मानसिक रूप से ग्रस्त रहेगा और अपने आप ही कुछ ना कुछ उसके मन में सोचता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि प्रयास करने से बचना, वो प्रयास ही नहीं करेगा
उसके दिमाग में ऐसा आएगा ही नहीं कि मैं इसका प्रयास करूं। तो प्रयास करने से बचना। विनाशकारी असफलता का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि व्यक्ति असफलता के बाद उस काम को अधूरा छोड़ देता है, वो करने की कोशिश भी नहीं करता है और भविष्य में उसी या उस जैसी चुनौती का सामना करने से बचता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने इस चुनौती का सामना किया तो मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। जब असफलता को विनाशकारी मान लिया जाता है तो उसके कारणों का विश्लेषण करने या उसे स्पष्टता से समझने की योग्यता कुंद हो जाती है। इस तरह के नज़रिए वाले लोग अगली कोशिश करने से कतराते हैं और उनमें उसी तरह के लक्ष्यों को हासिल करने का अंदरूनी प्रतिरोध बन जाता है। प्रयास से कतराने की प्रवृत्ति के कारण बहुत से लोग अपने असफल प्रयासों को याद करने और उनके बारे में बात करने से इनकार कर देते हैं। असफलता को ना समझ पाने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, जो लोग प्रयास करने से कतराएंगे और उनकी प्रवृत्ति ही बन जाएगी कि अगर मैंने ये काम किया तो मैं असफल हो जाऊंगा, तो वो उस असफलता के जो एक बार अगर असफल हो गया तो उस असफलता के प्रयास को याद करके और उसके बारे में बात करने से भी वो इनकार कर देता है। असफलता को न समझ पाने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। विषाद होना, डिप्रेशन में होना, विषाद होना, जब कोशिश करने के बावजूद मन चाहे परिणाम ना मिले। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जब कोशिश करने के बावजूद मन चाहे परिणाम ना मिले तो निराशा महसूस होना स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति हार जाएगा अगर वो कोशिश कर रहा है और अगर उसे मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे तो वो हार जाएगा। जो लोग इन अनुभवों को रचनात्मक रूप से स्वीकार करते हैं वे इन निराशाओं से जल्दी ही उबर जाते हैं। जो लोग इन अनुभवों को रचनात्मक रूप से स्वीकार करते हैं वो लोग इन निराशाओं से जल्दी ही उबर जाते हैं और खुद में नई ऊर्जा का संचार कर लेते हैं। बहरहाल कुछ लोग निराशा को विषाद में बदल लेते हैं, यानी कि डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसी स्थिति में बने रहना पसंद करते हैं ताकि उन्हें नए सिरे से कोशिश ना करना पड़े। ये बहुत दुख वाली बात है, क्योंकि कुछ लोग निराशा को विषाद में बदल लेते हैं और इसी स्थिति में बने रहना पसंद करते हैं ताकि उन्हें नए सिरे से कोई कोशिश ना करना पड़े। व्यक्ति अगर कोशिश ही नहीं करेगा, प्रयास ही नहीं करेगा तो सफल कैसे होगा, बताइए। ये लोग यह तर्कपूर्ण बहाना बनाते हैं कि विषाद की वजह से विनाशकारी असफलताएं प्राप्त हुई, यानी कारण उनके पास होता है, कोशिश नहीं करते, सिर्फ कारण ढूंढते हैं कि इस कारण से यह मुझे असफलता मिली है। कारण, और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ बहाना बनाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसा करने से ऐसा नहीं हो पाएगा, सिर्फ बहाना बनाते हैं, वो लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, कभी भी सफल नहीं हो सकते। कुछ ना सीखने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये विनाशकारी असफलताओं के कारण हम जान रहे हैं, तो कुछ ना सीखने की प्रवृत्ति। कोई व्यक्ति कितना सुखद जीवन जीता है या काफ़ी हद तक उस व्यक्ति की सीखते रहने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। विनाशकारी असफलता व्यक्ति को असफलताओं से सबक नहीं सीखने देती। कुछ ना सीखने की वजह से उनमें एक निराशावादी और नकारात्मक नज़रिया तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही हर चीज़ में अविश्वास करने वाला व्यवहार भी प्रदर्शित होता है। साथ ही हर चीज़ में अविश्वास करने वाला व्यवहार भी प्रदर्शित होता है।
इसका परिणाम अंततः मानसिक जड़ता होती है जो पूरे जीवन को विनाशकारी असफलता में बदल देती है। क्या असफलता के बारे में सोचना या बात करना नकारात्मक व्यवहार है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या असफलता के बारे में सोचना या बात करना नकारात्मक व्यवहार है? असफलता के बारे में बातें करना बहुत सकारात्मक गुण है और ये लोग जानते नहीं हैं। इस बात को समझते नहीं है क्योंकि एक बार अगर आप असफल हो गए तो आप उस असफलता के कारण या तो दूसरों के पास नहीं बैठोगे या अच्छे व्यक्तियों के पास नहीं बैठोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये बात वही करेगा मेरी वाली, कि मैं असफल हुआ तो पूछेगा व्यक्ति कि तू असफल कैसे हुआ। तो आपको बेहिचक आपको बताना चाहिए कि मैंने ये गलती की थी, इस कारण से मैं असफल हुआ, लेकिन अगली बार जब भी मैं काम करूँगा तो मैं असफल नहीं होऊंगा और ये गलती नहीं करूँगा। क्योंकि बहुत से लोग असफलता का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने की निराशावादी नज़रिया मानते हैं, करने को निराशावादी नज़रिया मानते हैं। बहरहाल अगर असफलता के बारे में सच्चे अर्थ में सोचने की योग्यता हो तो यह आपको बहुत सकारात्मक बना सकती है। हम आम तौर पर जो सकारात्मक चर्चाएं करते हैं उनमें से कुछ तो दरअसल बहुत नकारात्मक होती है। उदाहरण के तौर पर हम यह जानते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है, फिर भी अगर हम उससे कहते हैं कि वह बहुत सभ्य है तो सतही तौर पर तो यह सकारात्मक दिखता है, परंतु अंततः इसके परिणाम नकारात्मक होते हैं। बहुत चीज़ें बाहरी तौर पर तो सकारात्मक लगती है, परंतु उनके परिणाम अत्यधिक नकारात्मक हो सकते हैं। बिल्कुल दिखने में जो चीज़ लगेगा कि हाँ ये सकारात्मक है, लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं वो नकारात्मक ही निकलते हैं। कुछ चीज़ें बाहरी तौर पर तो सकारात्मक लगती है, परंतु उनके परिणाम अत्यधिक नकारात्मक हो सकते हैं और इसके विपरीत भी हो सकता है। यह तो उसी तरह है जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज को यह न बताए कि उसे डायबिटीज़ हो गई है, हम इसे सकारात्मक नहीं मान सकते। सामाजिक शिष्टाचार अक्सर हमें इस तरह का नकारात्मक व्यवहार करने के लिए विवश करता है और इसे सकारात्मक मानता है। बहुत से लोग सिर्फ सकारात्मक दिखने के लिए यह विश्वास करना और कहना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा है। वास्तविकता तो यह है कि जो बुरा है उसे अच्छा घोषित करके वे अच्छे और सकारात्मकता का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखने की बात करना आजकल बहुत फैशनेबल हो गया है। जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखने की बात करना आजकल बहुत फैशनेबल हो गया है, फैशन हो गया है। बहुत से लेखक और परामर्शदाता शानदार जीवन जीते हैं और यह प्रचार करते हैं कि सकारात्मक नज़रिया हमें चांद तक पहुंचा सकता है। वे आपको बताते हैं कि किस तरह 12 कदमों के फार्मूले का प्रयोग करके या कदम दर कदम की नीति द्वारा सकारात्मक नज़रिया बनाया जाता है। इस तरह का लेखन कभी कभार सकारात्मक जीवन के बारे में ज्ञान हासिल करने में आपकी मदद करता है, परंतु यह आपको कभी सकारात्मक व्यक्ति में नहीं बदल सकता। इसका कारण यह है कि इस तरह की सारी सकारात्मक चर्चा सफलता के मिथक पर आधारित होती है। वे सफल बनने के लिए सकारात्मक चर्चा का नुस्खा सुझाते हैं। समय के साथ साथ आप अपने सकारात्मक नज़रिए को अपनी सफलता का आधार बना लेते हैं। आपकी सफलता आपके सकारात्मक नज़रिए पर आधारित होती है। आपकी सफलता आपके सकारात्मक नज़रिए पर आधारित होती है। यह परस्पर क्रिया एक दुष्चक्र बन जाती है। इसलिए आपको सिर्फ इसलिए नज़रिए समझ और चीज़ों का सही महत्व समझने की आवश्यकता है, चाहे यह असफलता हो या सफलता हो।
नज़रिया चाहे जितना सकारात्मक हो, यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि एक अंधा व्यक्ति हवाई जहाज़ का सफल पायलट बन जाएगा, चाहे यह असफलता हो या सफलता। क्योंकि नज़रिया चाहे जितना सकारात्मक हो, यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि एक अंधा व्यक्ति हवाई जहाज़ का पायलट बन जाएगा। इसके बजाय सही नज़रिया होने पर व्यक्ति ऐसे महान काम कर सकता है जो व्यावहारिक रूप से संभव हो और उसकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता के अनुकूल हो। दोस्तों, पुस्तक की संरचना, इस पुस्तक के 4 खंड हैं जो उन्होंने अलग अलग भागों में डिवाइड किए हैं। खंड जो पहला है उसमें आत्म केंद्रित असफलताएं। खंड जो दूसरा है उसमें है संबंध केंद्रित असफलताएं। खंड जो तीसरा उसमें कैरियर केंद्रित असफलताएं। और जो चौथा है वो स्वयं के कारण उत्पन्न होने वाली असफलता का प्रबंधन। दोस्तों, 4 कारण उन्होंने बताए हैं कि असफलता को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है कि आत्म केंद्रित असफलताएं, संबंध केंद्रित असफलताएं, थर्ड है कैरियर केंद्रित असफलताएं और फोर्थ है स्वयं के कारण उत्पन्न होने वाली असफलता का प्रबंधन। तो हम आत्म केंद्रित असफलता के बारे में पढ़ेंगे कि इस खंड में उन असफलताओं का वर्णन किया गया है जो व्यक्ति की स्वयं की समझ तथा आत्म प्रबंधन के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर 22 कारण दिए गए हैं जो असफलता के बहुत ही आम कारण हैं। जो लोग असफलता के इन 22 आत्म केंद्रित तत्वों में से एक या एक से अधिक कारणों से प्रभावित होते हैं, वे बहुत योग्य होने के बावजूद आमतौर पर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफल होते हैं। जो लोग असफलता के इन 22 आत्म केंद्रित तत्वों में से एक या एक से अधिक कारणों से प्रभावित होते हैं, वे बहुत योग्य होने के बावजूद आमतौर पर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफल होते हैं। खंड जो दूसरा है उसमें है संबंध केंद्रित असफलता। इस खंड में उन 22 कारणों का वर्णन किया गया है जिनकी वजह से जीवन साथी, बच्चों, माता पिता, रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों और लोगों के साथ संबंधों में असफलता उत्पन्न हो सकती है। ये इस दूसरे खंड में उन्होंने बताया है जिसका नाम है संबंध केंद्रित असफलताएं। जो खंड तीसरा उसमें कैरियर केंद्रित असफलताएं। यह जो खंड है कैरियर केंद्रित असफलताओं पर ध्यान एकाग्र करता है। इसमें उन 22 सबसे महत्वपूर्ण कारणों का वर्णन किया गया है जो किसी व्यक्ति को उसके कैरियर में असफल बना सकती है। स्वयं के कारण उत्पन्न होने वाली असफलता का प्रबंधन। पुस्तक के इस जो ये खंड है इसका लक्ष्य जो पढ़ने वाले हैं यानी कि हम पाठकों की मदद करना है ताकि वे सुधार की ऐसी योजनाएं बनाएं जिनसे वे अपनी असफलताओं को न्यूनतम कर लें और असफलताओं को रचनात्मक असफलताओं में बदल लें। असफलता की संभावित दर का अनुमान लगाना। इस पुस्तक में 2 प्रकार के उपकरण शामिल है ताकि आप जीवन के 3 आयामों में अपनी असफलता की दर का अनुमान लगा सकें। ये 3 आयाम है स्वयं, संबंध और कैरियर। ये उपकरण है संख्यात्मक उपकरण। पुस्तक के हर खंड की शुरुआत में एक प्रश्नावली दी गई है ताकि आपको असफलता की संभावना का अनुमान लगाने में मदद मिल सके। इनके नाम है आत्म केंद्रित असफलता प्रश्नावली, संबंध केंद्रित असफलता प्रश्नावली, कैरियर केंद्रित असफलता प्रश्नावली। हर प्रश्नावली में मानवीय जीवन के एक विशिष्ट आयाम में असफलता के 22 कारणों का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 कथन शामिल है। ये कथन असफलता के कारणों के महत्वपूर्ण लक्षणों का
सावधानीपूर्ण विश्लेषण करने के बाद विकसित किए गए हैं। इसके अलावा इन प्रश्नावलियों की सामग्री और आंकड़ों की विश्वसनीयता का परीक्षण भी किया गया है। यह परीक्षण बहुत बड़े समूह पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये संतुलित और वैज्ञानिक है। हर प्रश्नावली के अंत में जो स्कोर आता है उसे असफलता की संभावित दर में परिवर्तित करने की कुंजी और निर्देश दिए गए। दोस्तों, ये उपकरण मूलतः आपको यह बताते हैं कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आपके असफल होने की कितनी संभावना है। ये उपकरण इसीलिए उन्होंने बनाए हैं क्योंकि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आपके असफल होने की कितनी संभावना है। गुणात्मक उपकरण प्रश्नावलियों के अलावा पाठक असफलता के सभी 66 कारण के प्रमुख लक्षणों के वर्णन के आधार पर 5 मानदंडों पर अपनी असफलता की दर का मूल्यांकन कर सकता है। इसके लिए पुस्तक के चौथे खंड में असफलता आकलन जांच सूची का गुणात्मक मूल्यांकन दिया गया है। पाठक इन मुख्य लक्षणों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखकर और हर कारण से जुड़े प्रसंगों को देखकर अपना गुणात्मक मूल्यांकन कर सकता है। यह उपकरण मूलतः इसलिए दिया गया है ताकि संख्यात्मक उपकरणों की सीमाओं से निपटा जा सके। सामग्री चाहे जितनी प्रामाणिक हो और आंकड़े चाहे जितने विश्वसनीय हो। कई बार प्रश्नावलियां सटीकता से संभावना का अनुमान नहीं लगा सकती। इसके अलावा कुछ लोगों को प्रश्नावलियों के बिना अपने असफलता की दर मापना ज़्यादा अच्छा लगता है। इन विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह गुणात्मक उपकरण विकसित किया गया है। बहरहाल, यदि कोई इस उपकरण की मदद से अपना मूल्यांकन करता है तो उसे बहुत ज़्यादा स्पष्ट और ईमानदार होना पड़ेगा। इसके बिना सही परिणाम मिलना संभव नहीं है। वास्तविक जीवन की केस स्टडीज असफलता के 66 कारणों में से प्रत्येक का वर्णन वास्तविक जीवन की केस स्टडीज के माध्यम से किया गया है। जो 66 कारण है उनमें से प्रत्येक का वर्णन वास्तविक जीवन की केस स्टडीज के माध्यम से ही उन्होंने किया है। इन केस स्टडीज में शामिल लोग हमारे जैसे ही हैं जिन्होंने जीवन में असफलता का सामना किया है। दुर्भाग्य से उन्होंने इस असफलताओं के सामने समर्पण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे जीवन में पूरी तरह असफल हो गए। हालांकि ऊपर से देखने पर ये लोग हमेशा असफल नज़र नहीं आते हैं, परंतु उस कारण के संदर्भ में उनकी असफलता को विनाशकारी कहना पड़ेगा, क्योंकि वे प्रभावकारी तरीके से इसका प्रबंधन नहीं कर पाए। उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैंने छद्म नामों, स्थानों और पृष्ठभूमियों का प्रयोग किया है। ये केस स्टडीज़ मेरी शिक्षण चिंतन कार्य पुस्तिका का हिस्सा है, जिन्हें मैंने वर्षों तक एकत्रित किया है। मैंने इन केस स्टडीज़ का प्रयोग असफलता के कारणों की स्पष्ट तस्वीर खींचने के लिए किया है। ज़्यादातर अनुभव असफलताएं आम है, इसीलिए मुझे आशा है कि पाठक उन्हें आसानी से पहचान सकेंगे। हर केस स्टडी असफलता के संबंधित कारण का वर्णन करती है। हालांकि गुणवत्ता के मान से हर व्यक्ति को अलग अलग परिणाम मिल सकते हैं। यह पुस्तक कैसे मदद करती है? इस पुस्तक का उद्देश्य त्रिआयामी है। आत्मावलोकन के लिए आधार और मनोवैज्ञानिक माहौल प्रदान करना। यह पुस्तक असफलता के कारणों पर सामान्य चर्चा या वर्णन नहीं है। इसमें विनाशकारी असफलताओं के 66 मानवीय अनुभव दिए गए हैं। यह जीवन को बदलने और महत्वपूर्ण सबक सीखने में आपकी मदद करेगी।
यह असफलता और इसके परिणामों के संबंध में आपकी समझ को समृद्ध और व्यापक बनाएगी। इसके अलावा इस पुस्तक में दिए गए गुणात्मक और संख्यात्मक उपकरण मानवीय असफलता की संभावना का अनुमान लगाने में आपकी मदद करेंगे। कुल मिलाकर यह पुस्तक आपको गहरे आत्मावलोकन के लिए प्रेरित करेगी। असफलता की सही समझ हासिल करने में मदद करना। दोस्तों, असफलता की सही समझ हासिल करने में मदद करना। जो व्यक्ति असफलता की सही समझ को हासिल कर लिया तो उसको असफल होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेन कारण तो यही है कि वो असफलता को समझ नहीं पाता है, उसका सही कारण ही नहीं समझ पाता है। यह पुस्तक आपके सामने यह स्पष्ट कर देगी कि असफलता किसी भी मोड़ पर मिल सकती है और किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है, चाहे वह कितना ही योग्य या साधन संपन्न क्यों ना हो। यह आपको प्रोत्साहित करती है कि आप असफलता को शाश्वत अनुभव के रूप में देखें और समझें। यह रचनात्मक और विनाशकारी असफलताओं के अंतर को पहचानने में भी आपकी मदद करती है। इसके अलावा यह पुस्तक असफलता का समग्र और पूर्ण वर्णन करती है, जिसमें व्यक्ति, संबंध और कैरियर तीनों को शामिल किया गया है। इसमें व्यक्ति, संबंध और कैरियर तीनों को शामिल किया गया है। उन सब से आम असफलताओं की सूची प्रदान करना जिनसे हर इंसान का सामना हो सकता है। यह पुस्तक छाछक सबसे आम अनुभवों का चित्रण करती है जिनका सामना किसी भी इंसान को करना पड़ सकता है। उन तत्वों को दोहरी प्रक्रिया के माध्यम से पहचाना गया है। शुरुआत में तो सफलता और असफलता तथा लोकप्रिय मनोविज्ञान और उपलब्ध साहित्य के आधार पर मैंने 350 कारणों को पहचाना जो किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफल करवा सकते हैं। उनकी प्रकृति के आधार पर मैंने उन्हें आत्म केंद्रित, संबंध केंद्रित और कैरियर केंद्रित कारणों में वर्गीकृत कर लिया था, क्योंकि असफलता के कारणों का ही व्यक्ति जीवन भर पता लगाता रहता है कि क्या कारण था। फिर एक राष्ट्रीय सर्वे किया गया है जिसमें श्रीनिवास आर कंडुला असफलता के 350 कारणों को शामिल करते हुए एक जांच सूची वितरित की और लोगों से इन कारणों को वरीयता के क्रम में चुनने के लिए कहा। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 प्रतिभागियों से उन सबसे आम और प्रासंगिक कारणों को चुनने के लिए कहा गया जो लोगों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफल करवाते हैं। 500 प्रतिभागियों से अधिक ने जिस कारण को चुना उसे इस पुस्तक में शामिल किया गया है। सिर्फ 2 कारण नहीं लिए गए हैं और ऐसा इसलिए किया गया ताकि हर आयाम में 22 कारणों की प्रकृति रखी जा सके। अगर पाठक इन 66 कारणों के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो उन्हें अपनी असफलताओं का प्रबंधन करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। वैसे यह ज़रूरी नहीं है कि सभी पाठक अपने कैरियर, अपने जीवन में सभी 66 कारणों का सामना करेंगे, परंतु मेरा मानना है कि हम सब इनमें से अधिकांश कारणों का कभी ना कभी सामना जरूर करेंगे। दोस्तों, हमने आज जो कारण जाने हैं कि असफलता के हमने 4 खंड जाने हैं। आत्म केंद्रित असफलताएं, संबंध केंद्रित असफलताएं, कैरियर केंद्रित असफलताएं, स्वयं के कारण उत्पन्न होने वाली असफलताएं। क्योंकि इसके जो आगे का जो भाग है, क्योंकि 66 कारणों के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
अगले दिन वापस हम पार्ट 3 लेकर आएंगे और इस बुक को जो 66 कारण राइटर श्रीनिवास आरकंडुला ने दिए हैं वो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय माता दी।